स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास होने वाली हमारी हिंदी पेडागोजी पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। अगर आपने इस क्लास को समझ लिया तो यकीन करिए यह क्लास आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है। प्रश्न देखने में तो छोटे, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या करा है हमारा पहला प्रश्न। ये रहा हमारा पहला प्रश्न और इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सार्थक संदर्भ का अर्थ है। सार्थक संदर्भ का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, बताइए। ए ऑप्शन करा कि कठिन शब्दों का प्रयोग, बी ऑप्शन करा कि नियम आधारित उदाहरण, सी ऑप्शन जीवन परिस्थितियों से जुड़ी भाषा और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का अनुकरण। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल। चलिए देखिए, भाषा शिक्षण में अगर बात करें सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सार्थक शब्द का कभी भी ये अर्थ नहीं होता कि कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। अगर आप कठिन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर सार्थक अधिगम नहीं हो पाएगा, इतना आप जानते रहिए। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नियम आधारित उदाहरण, बिल्कुल नहीं। उदाहरण दीजिए तो बिना नियम के दीजिए ना। बालक को अगर नियम आधारित उदाहरण देंगे तो बालक समझेगा नहीं। ठीक है। यहां पर हमारा दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन करा कि जीवन स्थितियों से जुड़ी भाषा और डी ऑप्शन करा कि पाठ्य पुस्तक का अनुकरण। तो पाठ्य पुस्तक का अगर आप अनुकरण करेंगे तो वहां पर भी सार्थक अधिगम नहीं होगा, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा। हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वह होगा क्या, जीवन स्थितियों से जुड़ी भाषा ही सार्थक भाषा का अर्थ होता है। सार्थक संदर्भ में यही होता है। ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर नोट करिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब बच्चा भाषा सीखते समय स्वयं नियम खोजता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना कि जब बच्चा स्वयं से नियम खोजता है और भाषा सीखता है तो वह नियम क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, बी ऑप्शन अभ्यास, सी ऑप्शन अन्वेषण, डी ऑप्शन रटंत अधिगम। तो रटने की बात नहीं करेंगे, आप तुरंत काट दीजिए। अब बताइए कि ए बी सी में से कौन सा उत्तर हो जाएगा। स्वयं से खोज रहा है भाई साहब, स्वयं से खोज रहा है तो अनुकरण वहां पर नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास, जब स्वयं से वो खोज रहा है, अन्वेषण कर रहा है। ठीक है। अन्वेषण मतलब होता है खोजना नई चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अन्वेषण सही हो जाएगा। एकदम आराम से समझते हुए चलिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में शिक्षक का कम बोलना किस दृष्टिकोण का संकेत है। तो जब शिक्षक कम बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी शिक्षा होने वाली, बताइए। ए ऑप्शन करा कि शिक्षक के भाई साहब वहां पर शिक्षक कम बोल रहा है तो शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, उसे काट दीजिए। अगर शिक्षक अधिक बोलता तब वहां पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा केंद्रित, बिल्कुल नहीं, परीक्षा की आप बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन बाल केंद्रित और डी ऑप्शन कह रहा है कि विषय केंद्रित, बिल्कुल नहीं, विषय केंद्रित नहीं होगा बल्कि होगा क्या, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। क्योंकि यहां पर टीचर कम बोल रहा है, बालक इसका मतलब एक्टिव है वहां पर, तो यहां पर बाल केंद्रित शिक्षा हो रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि सुनने की सक्रियता बढ़ाती है। जल्दी से बताइए कौन सी गतिविधि है जो सुनने की सक्रियता को बढ़ाती है, आप लोग को बताना है। ए ऑप्शन करा कि पाठ नकल, बी ऑप्शन करा कि कहानी सुनकर प्रश्नों पर चर्चा, सी ऑप्शन अनुच्छेद लेखन, डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तुरंत बताइए।
निम्न में से कौन-सी गतिविधि सुनने की सक्रियता बढ़ाती है? देखिए, सुनने की सक्रियता की बात कर रहा है तो यहाँ पर व्याकरण अभ्यास कभी भी नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण अभ्यास हो रहा है तो वहाँ पर सुनने की बात नहीं हो रही है, ठीक है? इसलिए नेगेटिव है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद लेखन, यहाँ पर लिखने की बात कर रहा है तो यहाँ पर सुनने का कोई भी बात ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे काट दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ नकल, पाठ की नकल कर रहे हो तो वहाँ पर सुनने का कौशल कौन-सा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर बात करें सुनने की सक्रियता बढ़ाती है कौन सी, तो वह होगा कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना या प्रश्न पर चर्चा करना। ठीक, समझ गए ना? इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको लक्ष्य तक के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रवाह से क्या तात्पर्य है? बताइए, प्रवाह से तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध व्याकरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि बिना रुके भाव व्यक्त करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों का ज्ञान, डी ऑप्शन सही लिखावट। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बता दीजिए कि प्रवाह का क्या तात्पर्य होगा। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सही लिखावट और प्रवाह का तात्पर्य नहीं होगा, काट दीजिए। कठिन शब्दों का ज्ञान से ही प्रवाह का तात्पर्य नहीं होता, इसे भी काटिए। और ना ही शुद्ध व्याकरण होता है, ये आप जानते रहिएगा। लेकिन अगर बात करें प्रवाह से जो तात्पर्य होता है भाषा शिक्षण में, वह होता है बिना रुके भाव व्यक्त करना। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा कथन सही है? आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले लेखन सिखाना चाहिए, बी ऑप्शन भाषा नियमों से शुरू होती है, सी ऑप्शन मौखिक भाषा लिखित भाषा की नींव है और डी ऑप्शन पठन सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले पठन नहीं आएगा, हमने भाषा कौशलों को बताया था, आपको क्रम से बताया था कि सुनना पहले होता है, तब पढ़ना, तब लिखना, तब बोलना, ठीक है? ये जानते रहिएगा। सुन 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा-सा मुझसे भी गलती हो रही है, ठीक है? पहले हो जाएगा सुनना, ठीक? सुनना हो जाएगा, फिर हो जाएगा बोलना, शॉर्टकट में लिखिए बोलना, फिर पढ़ना होगा, ठीक? फिर लिखना होगा। इतना जानते रहिएगा। भाषा कौशल जो होते हैं 4 होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रम याद कर लीजिए। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो एक ट्रिक है, जो ट्रिक को याद कर लेगा उसी से कभी भी क्रम नहीं गलत होगा। क्या? सुबोपालि। ठीक है? सुबोपालि मतलब सु मतलब होता है सुनना, बो मतलब होता है बोलना, पा मतलब होता है पढ़ना, ली मतलब होता है लिखना। तो ये होता है भाषा कौशल के क्रम। और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि पठन सबसे पहले आता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि पढ़ना तीसरे नंबर पर आएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक? डी ऑप्शन काट दीजिए। सी ऑप्शन मौखिक भाषा लिखित भाषा की नींव होती है, या कह सकते हैं हम, लेकिन ए भी देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि पहले लेखन सिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पहले लिखना नहीं सिखाना चाहिए। मैंने बताया कि पहले सुनना सिखाना चाहिए, ठीक? और बी ऑप्शन करें कि भाषा नियमों से शुरू होती है, तो बिल्कुल नहीं, भाषा नियमों को फॉलो नहीं करती। हमारा उत्तर जो हो गया, मौखिक भाषा लिखित भाषा की नींव होती है, ठीक? समझ रहे हैं ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक बहुभाषी कक्षा के टीचर हैं, तो आप बताइए क्या करेंगे? बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य होता है बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा, ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अन्य भाषाएं रोकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुभाषी कक्षा में आपको सभी भाषाओं को सम्मान देना पड़ेगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। केवल शब्द लगते ही अपने आप में ये नेगेटिव हो जाएगा, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषिक विविधता को संसाधन की तरह उपयोग करना चाहिए और डी ऑप्शन अनुवाद पर पूर्ण निर्भरता रखनी चाहिए। डी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषिक विविधता को संसाधन की तरह उपयोग करना चाहिए, ठीक? चलिए, बस आपको करना है कि एकदम आराम से समझते हुए चलें, क्योंकि हम जो क्लास करा रहे हैं आपको अगर समझ में आ गए तो यकीन करिए हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की, सारे के सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आपको डेली हमारे चैनल पर हिंदी पेडागोजी की क्लासेज मिलेंगी और साथ में शाम को 5 बजे भी क्लासेज हो रही हैं।
तो डेली 2 क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब आपको डेली 2 क्लासेस लाइव देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ लीजिए समय आपके पास कम है। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट जो है 8 फरवरी को है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो लोग यूपी के हैं, यूपी टेट के चक्कर में पड़े हैं ना, वो यूपी टेट के चक्कर को निकले बाहर यूपी टेट से, ठीक है? क्योंकि अगर आपने सीटेट को पास कर लिया तो आपको यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी में सीटेट भी अलाउ है, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, यूपी टेट जब होगा, क्योंकि इस समय बहुत अफवाह चला शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, तो आपको टेंशन नहीं लेना। 29-30 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है ना, ये पेपर संभव अभी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक? फिलहाल आप सीटेट पर फ़ोकस बना लीजिए, क्योंकि सीटेट का डेट एकदम कन्फर्म है और परीक्षा उसी डेट पर होने वाली है। ठीक? तो डरिए मत, आप सीटेट पर जुड़िए, यूपी टेट जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पठन के दौरान लेखक के विचारों का मूल्यांकन करना कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पठन के दौरान लेखक के विचारों का मूल्यांकन करना कहलाएगा क्या, तो क्या बताएंगे आप? ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि सतही पठन, बी ऑप्शन भावात्मक पठन, सी ऑप्शन आलोचनात्मक पठन और डी ऑप्शन मौन पठन। चलिए, ए बी सी डी कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही हो रहा है हमारा। चलिए, तुरंत बताइए। देखिए, सतही पठन नहीं होगा। अगर बात करें लेखक के विचारों का मूल्यांकन, तो वह लेखक का विचार कैसा होता है? आलोचनात्मक होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आपको सी ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए और तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। क्या होगा उत्तर? चलिए, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लेखन कार्यात्मक लेखन का उदाहरण है? कार्यात्मक लेखन की बात कर रहा है। तो चलिए, ए ऑप्शन कर रहा है कि कविता, बी ऑप्शन कहानी, सी ऑप्शन सूचना लेखन और डी ऑप्शन निबंध। तो चलिए, इसमें से बता दीजिए कौन सा होगा कार्यात्मक लेखन। ठीक? चलिए, तुरंत बताइए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात करें कार्यात्मक लेखन का उदाहरण कौन-सा होता है, तो कविता नहीं होगा, कहानी नहीं होगा, निबंध नहीं होगा, जो उत्तर होगा वह होगा क्या? सूचना लेखन ही कार्यात्मक लेखन का उदाहरण माना जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सूचना लेखन ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय भरने के लिए। क्या समय भरने के लिए भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सीखने को आनंदपूर्ण और सहजता से सीख सके बालक, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भाषा शिक्षण के अंतर्गत खेलों का आयोजन किया जाता है। इतना जानते रहिएगा, ठीक है? बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि अनुशासन बनाने के लिए। आप क्लास में पहली बात तो अनुशासन बनाएंगे नहीं। वैसे तो अभी हमारे हाल फिलहाल में देखा जाए तो हमारे वातावरण में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर अनुशासन बनाया जाता है, ताकि छोटे बच्चे डर कर रहें क्लास में और टीचर मौज में रहें। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर इस प्रकार के अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो काट देना पड़ेगा। अगर आप काटेंगे नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा भाई साहब। सीटेट ऐसे ऑप्शनों को सही नहीं मानता है। ठीक? और सी ऑप्शन तो सहज व आनंदपूर्ण अधिगम बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया किसी भी शिक्षण कार्य में अगर खेलों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर सिर्फ आनंद के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, बल्कि बालक के सीखने की गतिविधि को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक? तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा कक्षा में त्रुटियों पर शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अब आप बताइए कि भाषा कक्षा में त्रुटियों पर शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? क्या दंडात्मक होना चाहिए या उपेक्षापूर्ण या सुधारात्मक या तुलना आधारित? चलिए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें भाषा कक्षा में त्रुटियों पर शिक्षक का दृष्टिकोण, अगर बालक त्रुटि कर रहा है तो आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए, आप कभी भी दंड नहीं देंगे बालक को। तो दंड की बात जहाँ पर करा उस ऑप्शन को काट दीजिए, ए ऑप्शन करा है। उपेक्षापूर्ण, बालक की हंसी नहीं उड़ाएंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये भी काट दीजिए। और तुलना कभी भी नहीं करेंगे कि वो बालक तो सही उत्तर दे रहा है, आपको सही नहीं आता। ऐसी बात आपको नहीं करना। आप एक टीचर के तौर पर क्या करेंगे? सुधारात्मक कार्य करेंगे और देखेंगे कि बालक किस प्रकार से त्रुटियों को सुधार सकता है और आप उस त्रुटियों को सुधारेंगे। ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निबंध लेखन, बी ऑप्शन कहानी सुनाना, सी ऑप्शन पत्र लेखन, डी ऑप्शन अनुच्छेद लेखन। चलिए निम्न में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। चलिए मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति बिल्कुल देखिए अगर बात करें अनुच्छेद लेखन में तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हो रही लिखने की बात कर रहा है इसलिए काट दीजिए। सी ऑप्शन करके पत्र लेखन देखिए लिखने की बात हो रही काटिए, यहाँ पर निबंध लिखने की बात हो रही काट दीजिए। तो सिंपल सा उत्तर निकल गया कि जहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति होगा क्या होगा, वहाँ पर मुंह से कुछ बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ निकल रहा है क्या, कहानी सुनाना। तो कोई कहानी सुना रहा है तो यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक, चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा और आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है। सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अकेले कार्य करना, बी ऑप्शन शिक्षक पर निर्भर रहना, सी ऑप्शन समूह में मिलकर सीखना और डी ऑप्शन प्रतियोगिता पर जोर देना। चलिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जल्दी से बताएं। सहयोगात्मक कार्य का मतलब ही होता है सहयोग के द्वारा कार्य किया जाए। तो ऑप्शन ढूंढिए कहां पर सहयोग की कार्य की जा रही है आप बताइए। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए ऑप्शन कर रहा है ना समूह कार्य, बिल्कुल नहीं समूह कार्य यहाँ पर अकेले कार्य कर रहा है भाई साहब, समूह कार्य होता है। ठीक है सहयोगात्मक कार्य मतलब जहां पर समूह में कार्य होगा वहीं पर तो सहयोग की भावना विकसित होगी। तो यहाँ पर अकेले कार्य करने की बात कर रहा है, ए ऑप्शन इसलिए नेगेटिव है। बी ऑप्शन शिक्षक पर निर्भर रहना, भाई साहब शिक्षक पर निर्भर नहीं रहेगा क्योंकि वो अपने द्वारा कार्य कर सकते हैं वो लोग। ठीक है और सी ऑप्शन समूह में मिलकर सीखना, तो बिल्कुल सही यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, तो सहयोगात्मक अधिगम का जो अर्थ होता है वह होता है समूह में मिलकर सीखना। जहां पर सहयोगात्मक की बात हो वहां पर एक शब्द को याद करिएगा समूह। आपको ऑप्शन में समूह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है इस प्रकार के ऑप्शन को ढूंढिए जहां पर समूह में बात की जा रही हो, समूह में कार्य किए जा रहे हो, वो ऑप्शन सही होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि डर उत्पन्न करना, बी ऑप्शन रैंक तय करना, सी ऑप्शन सीखने में सुधार करना और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम घटाना। चले भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, चलिए तुरंत कमेंट करिए। देखिए पाठ्यक्रम घटाना ये कभी भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा और ना ही रैंक तय करना, ना ही डर को उत्पन्न करेंगे। आप बालक को डराएंगे नहीं, आप बालक की रैंक को बढ़ाएंगे नहीं, परीक्षा में पास कराएंगे नहीं। तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि आपके अंदर कौन सी गलती हो रही, त्रुटियां कौन सी आप कर रहे हैं उसे सुधारा जाए। ठीक है बालक के अंदर क्या गड़बड़ी है क्या सही है ये सब बातें पता करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होते रहना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, सीखने में सुधार के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। चलिए सीखने में सुधार आप ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन की बात कर रहा है यानी कि 3 कथन गलत है और 1 कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है। देखिए अगर यहाँ पर ये शब्द केवल नहीं लगा होता तो शायद ये ऑप्शन सही हो सकता था क्योंकि भाषा तो विद्यालय में सीखी जाती है, ये ऑप्शन सही होता। लेकिन केवल लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ विद्यालय में सीखी जाती है भाषा। तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ विद्यालय में नहीं सीखी जाएगी, काट दीजिए ये ऑप्शन को। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा नियमों का समूह है, नियमों का कोई समूह नहीं होता, भाषा कभी भी कैसे भी सीखी जा सकती है, इसे काट दीजिए। ठीक है और क्या कह रहा है भाषा केवल लिखित होती है, क्या भाषा सिर्फ लिखित ही होती है, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, भाषा एक सामाजिक संपर्क से विकसित होने वाली चीज है। ठीक, चलिए बिल्कुल सही बी ऑप्शन भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है, आप लोग नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण में सबसे अधिक जोर किस पर होना चाहिए।
आपको बताना है कि कविता शिक्षण पर सबसे अधिक जोर किस पर होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि छंद याद करने पर। मैंने जस्ट बताया कि याद करना, स्मरण करना, रटना, ये सारे के सारे शब्द जहाँ पर आपको मिल जाएँ, वह तुरंत काटिए। यहाँ पर याद करने की बात करें, अब आपको आगे नहीं देखना कि क्या लगा, तुरंत काट दीजिए क्योंकि यह नेगेटिव है। ठीक? बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों पर, बिल्कुल नहीं, कठिन शब्दों पर नहीं होगा, बल्कि कविता शिक्षण का जो सबसे अधिक जोर होता है, वह होता है क्या? भाव और अनुभूति पर, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है, तो लाइक करने में कंजूसी आप लोग मत करिएगा, ठीक है? बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ने भी चाह रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेस डेली आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि भाषा कक्षा में खुला प्रश्न का अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जिसका एक ही उत्तर हो, बी ऑप्शन जो केवल पुस्तक से हो, सी ऑप्शन जो अनेक संभावित उत्तर दे, और डी ऑप्शन जो हाँ ना में हो। चलिए, खुला प्रश्न का क्या होगा अर्थ? खुला प्रश्न, खुला प्रश्न का मतलब होता है सृजनात्मकता का, ठीक है? खुला प्रश्न का संबंध जो होता है सृजनात्मकता से होता है, तो यहाँ पर खोजिए कि वह कौन सा हो सकता है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल, जो अनेक संभावित उत्तर दे, बिल्कुल देखिए यहाँ पर कह रहा है जो अनेक संभावित उत्तर दे, आपको यही टिक कर देना है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल लेखन, बी ऑप्शन शब्द जाल बनाना, सी ऑप्शन नियम याद करना, और डी ऑप्शन अनुच्छेद रटना। तो चलिए, कमेंट करिए कौन सा प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है। तो यहाँ पर रटने की बात कर रहा है, जहाँ पर तुरंत काट दीजिएगा, ठीक है? चलिए, डी ऑप्शन काट दिया मैंने। अब ए बी सी उत्तर कमेंट करिए। नियम याद करने की बात कर रहा है, इसे भी काट दीजिएगा। चलिए, नकल लिखने की बात करा, ए ऑप्शन में इसे भी काट देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सोचिए, समझिए, ट्रिक को पहचानिए, याद करिए, चाहे जैसे भी करें, लेकिन उत्तर निकालना सीख जाइए। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बस आपको सीटेट में नंबर लाके पास होना है। तो 100 प्लस का स्कोर करना है, तो इस प्रकार से ट्रिक को आपको यूज करना पड़ेगा। और डेली हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बता रहे हैं, नोट करते हुए चलिए। नहीं तो परीक्षा के टाइम आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता होगी ना, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। और यह नोट किए रहेंगे तो परीक्षा के अंतिम समय में बस पॉजिटिव नेगेटिव शब्द को देखकर जाएंगे, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक? बाकी आपकी इच्छा है, आप जिस प्रकार से भी समझ सकते हैं समझिए, पढ़िए, लेकिन इस बार 100 प्लस स्कोर करिए पेपर में। ठीक? तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सतत अभ्यास क्यों आवश्यक है। भाषा शिक्षण में सतत अभ्यास क्यों आवश्यक है, बताइए। ये ऑप्शन कह रहा है परीक्षा के लिए। आप किसी भी कार्य को ऐसे नहीं कराएंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, काट दीजिए। अंक बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं, निगेटिव है। सी ऑप्शन करें कि भाषा प्रयोग को स्वाभाविक बनाने के लिए, और डी ऑप्शन पाठ शीघ्र समाप्त करने के लिए। हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा, भाषा प्रयोग को स्वाभाविक बनाने के लिए। ठीक? समझ गए ना? बिल्कुल, भाषा शिक्षण में सतत अभ्यास आवश्यक इसलिए होता है कि भाषा प्रयोग को स्वाभाविक बनाया जाए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण शुद्धता, बी ऑप्शन शब्दार्थ ज्ञान, सी ऑप्शन प्रभावी व अर्थपूर्ण संप्रेषण, और डी ऑप्शन उच्च अंक प्राप्त करना। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। तुरंत कमेंट करिए। क्या व्याकरण शुद्धता होगा, बिल्कुल नहीं, अंतिम लक्ष्य यह नहीं होगा। शब्दार्थ ज्ञान ये भी नहीं होगा। अंक प्राप्त करने की बात आप किसी भी ऑप्शन में नहीं करेंगे। तो जो हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है, वह होता है क्या, प्रभावी व अर्थपूर्ण संप्रेषण। ठीक है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। और एक बात को ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कितने प्रश्न इस क्लास के सही मिले।
चलिए बताइए मतलब कितने प्रश्न सही कर सके? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 प्रश्न हमने आज की क्लास में कराया और आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो शाम वाली क्लास है, सुबह वाली क्लास है, इस क्लास को समाप्त होते तुरंत आपको जाकर उस क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है? तो तुरंत लाइक करिए और जुड़िए, दोनों टाइम जुड़िए, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, दोनों टाइम क्लास देखिए और अलग से एफर्ट लगाइए, अपने तरफ से कुछ मेहनत करिए अलग से। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बस उसी से आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें जो बताना है साफ-साफ बता रहे हैं, ठीक है? बाकी आप किताबों को पढ़िए। किताबों को पढ़िए नहीं तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए। सिर्फ सीटेट पास करने का एक ही महत्वपूर्ण उपाय है कि अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए आप। ठीक? तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, नहीं तो किताब आपके पास जो भी हो पढ़िए सीटेट से संबंधित। नया किताब हो तो यहाँ पर देखिए लिंक लगा है सीटेट की किताब का। आप वहाँ पर जाइए, 10-12 किताबें लगी हैं, आपको जो भी अच्छी लग रही हो तो वहाँ पर चुनिए। ऑनलाइन मँगाना चाहते हैं मँगा लीजिए, नहीं तो ऑफ़लाइन जाकर मार्केट से ले लीजिए। क्योंकि मैंने उस 10 पुस्तक को ऐसे चुन कर लगा जैसे 10, 8, 12 जैसे भी लग जाता है, तो देखिए उन पुस्तकों को, ठीक है? अपने मन से देखिएगा, मेरे तरफ से मत लीजिएगा, ठीक है? आपको जो अच्छी लगे अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन किताबों को पढ़िए, ठीक? चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप वैसे तुक्का मार के पास होना चाह रहे हैं, होइए, आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। आप चाहे जैसे भी करें लेकिन पास हो जाएँ बस। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।